प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में चल रहे या विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए रखे गए कवि अथवा लेखक विशेष का अध्ययन, इसके अंतर्गत महाकवि कालिदास का अध्ययन हम कर रहे हैं। और पिछले कालांशों में महाकवि कालिदास की काव्य कला को लेकर काव्य कला के अंतर्गत जिन पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है या जिन पक्षों पर लेकर चर्चा परिचर्चा विचार विमर्श किया जाता है, जैसे कि भाषा शैली, आपके छंद है, अलंकार है, रस है, आदि पक्षों पर हमने विस्तार से प्रकाश डाला। और आज इस कालांश में हम महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में प्रकृति का जिस रूप में चित्रण किया है, क्योंकि महाकवि कालिदास प्रकृति के सूक्ष्म दृष्टा हैं, प्रकृति के प्रवीण चितेरे हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में, अपने जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें वन और पुष्पों का अद्वितीय वर्णन किया है। तो आज इस कालांश में जिस तरह से, जिस रूप में महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में प्राकृतिक सौंदर्य का जिस रूप में वर्णन किया है, उन्हें संदेह ही पाठकों को, पाठक जो हैं, पाठकगण हैं, उन पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। अर्थात जब भी कोई पाठक महाकवि कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करता है और जो प्राकृतिक सौंदर्य की हम बात करते हैं, प्राकृतिक वर्णन की बात करते हैं, प्रकृति वर्णन की बात करते हैं, तो महाकवि कालिदास ने चूँकि प्रकृति के दोनों ही पक्षों, दोनों ही प्रकारों, बाह्य प्रकृति और अंतर प्रकृति का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है, अतः कोई भी पाठक उनके प्राकृतिक सौंदर्य को पढ़कर, देखकर उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। तो जहाँ तक हम प्रकृति शब्द की बात करते हैं, प्रकृति शब्द प्रय उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से एक तीन प्रत्यय का योग होने पर व्युत्पन्न प्रकृति शब्द का सामान्य अर्थ होता है। अर्थात जो प्रकृति शब्द है वह प्रय उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से और एक तीन प्रत्यय का योग होने पर निष्पन्न होता है, और इन तीनों के योग से व्युत्पन्न प्रकृति शब्द का सामान्य अर्थ होता है प्रकृष्ट कृति। प्रकृष्ट कृति अर्थात उत्तम रचना। इसी का परंपरित अर्थ है स्वाभाविक, अथवा जो जैसा है। विश्व के संपूर्ण वाङ्मय में प्राय प्रत्येक कवि अपनी रचना में प्रकृति को स्वाभाविक रूप से चित्रित करता है। संस्कृत के महाकवि और उनमें भी महाकवि कालिदास का स्थान अन्यतम है। दीपशिखा कालिदास प्रकृति के अद्वितीय चितेरे थे। यही वे एकमात्र महाकवि हैं जिन्होंने प्राकृतिक दृष्टि से वर्ष भर में चक्रायमान होने वाली षड ऋतुओं को लेकर अलग से, पृथक से ऋतु संहार नामक गीति काव्य की रचना की है, जिसमें कवि ने सभी ऋतुओं का संक्षेप में सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। विश्वकवि कालिदास के प्रकृति वर्णन में कल्पना भाव की नवीनता, कोमलता, भाव अभिव्यक्ति की विचित्रता और इन सभी के साथ सहृदयता पाई जाती है। प्रकृति के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, अर्थात बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति। प्रथम प्रकार में स्वाभाविक प्रकृति यथा पर्वत, नदी, झरने, बादल, आकाश, वृक्ष, पुष्प एवं फल आदि आते हैं, अर्थात इन सभी का वर्णन किया जाता है। वहीं अंतः प्रकृति में पात्रों के अंतर्मन में विद्यमान विचारों की गणना
होती है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के दोनों ही रूप अपनी सर्वोच्चता और कोमलता के साथ उपस्थित हैं। महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति के दोनों ही रूप जो हैं अपनी सर्वोच्चता और कोमलता के साथ उपस्थित हैं। उनकी बाह्य प्रकृति कोई मूक प्रकृति नहीं है, सहवाक है, निष्प्राण नहीं है, सहप्राण है। जिस प्रकार से कृति के मानव मात्र अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से बाह्य प्रकृति भी सुख के क्षणों में आनंदित तथा दुख के पलों में विषाद का अनुभव करती है। तो इस तरह से ये महाकवि कालिदास के ने जो अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में प्रकृति का जिस रूप में वर्णन किया है, आज हम उनकी रचनाओं के अंतर्गत यथावसर उन्होंने प्रकृति का किस रूप में वर्णन किया है वो देखेंगे। कालिदास ने अपने काव्यों में, जैसे कि आपको बताया गया, अंत में बाह्य प्रकृति दोनों का ही सुंदर तादात्म्य स्थापित किया है। और रघुवंश नामक जो महाकाव्य उनका, उस रघुवंश नामक महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने संध्या काल में सूर्यास्त का सुंदर चित्र खींचते हुए लिखा है। संचार पूतानी दिगंतराणी कृत्वा दिनांते नीलयाय गंतुम प्रचक्र में पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंग से मुनेश धेनु। इस तरह से इस प्रस्तुत श्लोक में रघुवंश नामक महाकाव्य के दूसरे सर्ग में इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने संध्या काल में सूर्यास्त का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचते हुए लिखा है। जहाँ तक हम कुमार संभव नामक महाकाव्य की हम बात करते हैं, तो कुमार संभव नामक जो महाकाव्य है उसका तो प्रारंभ ही प्रकृति की रमणीयता के साथ हुआ है। मंगलाचरण के रूप में उन्होंने पर्वतराज हिमालय का गुणगान करते हुए लिखा है, या पर्वतराज हिमालय का ही गुणगान किया है और लिखा है, अस्ति उत्तर श्याम देशी देव आत्मा हिमालयो नाम नगधिराजय पूर्व अपरव तो निधि वगाय है स्थित है पृथ्व्याम इव मानदंड है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में प्रकृति और प्रेम का मधुर संबंध स्थापित किया है। उन्होंने प्रकृति को मुख्यतः प्रेमिका के रूप में देखा है। मेघदूत का यक्ष अपनी प्रियतमा के अंगों की समता प्रिय अंगुलता के में पाता है तथा चकित हरिणी की दृष्टि में उसके कटाक्षों का अनुभव करता है। कुमार संभव महाकाव्य में ही महाकवि कालिदास चंद्रोदय का एक सजीव चित्रित करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा अपनी प्रियतमा रजनी का किस तरह से मुख चुंबन कर रहा है, जिसका उन्होंने इस श्लोक के अंतर्गत बड़ा सजीव चित्रण किया है कि अंगुली भीर इव केश संचयम शनिग्रह्य च तिमिर मरीचि भी कुंगमली कृत सरोजलोचनम चुंबती इव रजनी मुखम शशि। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के चतुर्थ अंक के अंतर्गत प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप उन्होंने वर्णित किया है कि अभिज्ञान शाकुंतल में प्रकृति का वर्णन अत्यंत सूक्ष्म एवं हृदयग्राही है। उसकी नायिका शकुंतला मानव प्रकृति की पुत्री है और उसी की गोद में पलकर बड़ी हुई है। पुत्री को विदा करते हुए जरा प्रकृति की करुणता पूर्वक पूर्ण व्याकुलता जो है वो दृष्टि बड़ी ही दर्शनीय है कि उद्गलित दर्भ कुबला मृगय परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडु पत्रा मुंचती अश्रुण इव लता।
अचेतन प्राणियों के प्रति चेतन मानव की आत्मीयता का इससे सुंदर और क्या उदाहरण हो सकता है। इतना ही नहीं, अपितु पुत्री के अपने पति के घर जाना है उनको, इसलिए उसे आभूषणों की आवश्यकता पड़ेगी। यही सोचते हुए प्रकृति माता ने अपनी पुत्री शकुंतला को वह सब उपलब्ध कराया जो उसके लिए दुर्लभ था कि क्षोमम केनचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। इस तरह से चतुर्थ अंक के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने यह जो एक पुत्री जो अपने पति के घर जाती है तो उसे किन किन आभूषणों की आवश्यकता होगी या पड़ेगी, यही सोचते हुए प्रकृति माता ने उसे ये सब आभूषण उपरोक्त श्लोक के अंतर्गत उपलब्ध कराए हैं। वस्तुतः शकुंतला को प्रकृति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। उसके संवर्धन में प्रकृति ने मुख्य भूमिका निभाई है। जब शकुंतला उत्पन्न होती है तो उसके माता पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं। सर्वप्रथम उसका पालन पक्षी ही करते हैं, तपोवन, और उसके तदुपरांत तपोवन में उसका पालन पोषण होता है। इसलिए उसके हृदय में प्रकृति से संबंधित विषयों के प्रति अटूट प्रेम है। वह तपोवन की लता है, वन के वृक्ष उसके अपने संबंधी हैं। तभी शकुंतला के सौंदर्य को देखकर अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक राजा दुष्यंत जो हैं वो कह उठते हैं कि अधरे किसले रागे कोमल विटप अनुकारणो बाहु कुसुमम इलोभनियम यौनम अंगेशु सन्निधम। तो इस तरह से प्रकृति का एक एक अंग शकुंतला है। शकुंतला के बिना कर्ण के आश्रम की सारी प्रकृति सूनी है, उसमें कोई उल्लास या आकर्षण नहीं है। तभी तो शकुंतला को विदा करके लौटती प्रियमदा और अनुसूया कर्ण से कहती हैं कि एतात शकुंतला विरहितम शून्यम तपोवनम कथम परविसावय। अतः निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रकृति नाटक के साथ अभिनव भाव से जुड़ी हुई है। इस तरह से महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में यथावसर प्रकृति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, जो पाठक को अपनी ओर निसंदेह आकर्षित करने वाला है। इस प्रकार महाकवि के रचनाओं में, ग्रंथों में अनेक दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक वर्णन से भरे हुए हैं। मेघदूत में कवि ने प्रकृति और मनुष्य को एक नवीन एवं मौलिक ढंग से परस्पर जोड़ दिया है। मानव जीवन तथा प्राकृतिक जीवन के संगठन को एक आवश्यकता और एक आनंद के रूप में चित्रित किया है। कालिदास ने प्रकृति को अनेक रूपों में चित्रित किया है। उनके अनुसार प्रकृति मानव की चिरंतन सहचरी तथा उसके स्वस्थ, सरस एवं मौलिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। यद्यपि कालिदास को प्रकृति का कोमल रूप ही अधिक प्रिय रहा है, फिर भी उनको इस क्षेत्र तक ही सीमित रखना उनके साथ अन्याय होगा। अतः यदि प्रकृति का कवि पोइट ऑफ नेचर कहा जाए तो यह असंगत नहीं होगा। तो इस तरह से महाकवि कालिदास ने अपने रचनाओं में जो है प्रकृति का बड़ा ही हृदय विदारक जो है वर्णन किया है, हृदय को आकर्षित करने वाला वर्णन किया है। यह कदापि जो हम भुला नहीं सकते। और अब अगले कालांश में हम महाकवि की जो अन्य पक्ष हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे।